रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हमें इस स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आज समझना है फ्रॉम द पावर सिस्टम एस्पेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट जो मेन है वो है सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी असेसमेंट का. ठीक है, इसके अलावा एक रिसर्च पेपर जो है वो हम देखेंगे विच इज़ अबाउट अ मेजर ब्लैकआउट जो पाकिस्तान में हुआ. फ्रॉम देयर द कंट्रोल एस्पेक्ट विल इंट्रोड्यूस और फिर हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं. So just a quick review. Power system is basically large scale system और इसी हिसाब से इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं इसके साइज के ऊपर और इसकी इंटरकनेक्टिविटी और डायनेमिक्स पे. एंड वी हैव सीन कि आपके पास जो है इसकी डायनेमिक्स को अगर देखा जाए तो वी कैन एनविजन के इसमें अगर रेड है तो वी हैव अ बिग जनरेशन पार्ट हियर, वी हैव अ ब्लू transmission part, we have green distribution part, we have black customers basically load. So and we say the problem may occur, stability and problem both are main concerned about from with respect to कि आपके पास जो है generation side पे D1 कहते हैं इसको, तो D2 है, D3 है और D4 है फॉर एग्जांपल. तो डिस्टर्बेंसेस के लिए मैं अब यूज़ कर रहा हूँ D. और इसी तरह स्टेबिलिटी जो है वो भी आपका ना सिर्फ ये कि वी विल हैव लोकल स्टेबिलिटी कंसर्न्स S1, S2, S3, S4 एज वेल एज वी विल हैव अ ग्लोबल जो स्टेबिलिटी है. बेसिकली ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है दिस टर्न्स इनटू सिक्योरिटी ऑफ पावर सिस्टम. आगे जाके हम देखेंगे सिक्योरिटी ऑफ द पावर सिस्टम बेसिकली जो है यू कह सकते हैं कि आपके व्हेन द स्टेबिलिटी इंडिविजुअल स्टेबिलिटी कलेक्टिवली अपीयर्स एज वन थिंग, तो वो उसको उस टॉपिक को हम जो है फिर सिक्योरिटी ऑफ द पावर सिस्टम के तौर पर लेते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो सेट के पावर सिस्टम इज बेसिकली अ लार्ज स्केल सिस्टम. लार्ज स्केल सिस्टम्स में और सिस्टम्स में थोड़ा सा फर्क है. ठीक है, लार्ज स्केल सिस्टम में और सिस्टम्स थोड़ा सा फर्क है. वजह कि लार्ज स्केल सिस्टम्स के अंदर वी विल हैव मल्टीपल सिस्टम्स, तो बहुत जगह पे आपको जो है ट्रेड ऑफ भी देखना पड़ेगा. एक अगर आप किसी एक आपके एक्शन से एक सिस्टम बेहतर होता है तो दूसरा सिस्टम हो सकता है ख़राब हो रहा हो, तो देर आर सम ट्रेड ऑफ्स. तो लार्ज स्केल सिस्टम्स की जो अप्रोचेज हैं कंट्रोल्स की, स्टेबिलिटी की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल सिंगल सिस्टम्स. राइट, वी कैन सी हियर दिस वाज एन एग्जांपल जिसमें हम देख सकते हैं कि वी हैव ऑन द राइट साइड कि हमारे पास जो है ओवरऑल इंटरकनेक्टिविटी के बावजूद वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ कंट्रोल सेंटर जो कि इंटीग्रेटेड वे में सारे के सारे सिस्टम को सुपरवाइज भी करेगा. दिस इज SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन. ठीक है, और रिसेंटली वी हैव नाउ जिस तरह के ब्लैकआउट्स में उसके बाद ये PMUs आर बिकमिंग लाइक एन एसेंशियल एलिमेंट कि ये हर क्रिटिकल एसेट के ऊपर आपको PMUs इंस्टॉल करना ज़रूरी हैं जो बेसिकली फेजर मेजरमेंट करते हैं. दे डू बेटर जॉब देन दी SCADA, या उसको असिस्ट करते हैं यूँ समझें. दीज आर सम सॉर्ट ऑफ अ रियल टाइम, मोर रियल टाइम सिस्टम्स. PMUs को आप कह सकते हैं कि रियल टाइम सिस्टम्स हैं ये, और SCADA से ये बेहतर हैं या उसकी SCADA से इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है. ठीक है, सो दिस लार्ज स्केल सिस्टम, यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि द डिस्टर्बेंस कैन कम फ्रॉम सो मैनी प्लेसेस, और स्टेबिलिटी भी आपके पास जो है वो ना सिर्फ ये कि स्टेबिलिटी इज़ अ लोकल फिनोमेना एज वेल एज दी ग्लोबल एस्पेक्ट. ठीक है, सो after that हमने इसकी definition को देखा. The definition says the power system stability is the ability of an electrical power system for a given initial operating condition to regain. The important thing is this,
इसका मतलब है कि रीगेन का मतलब है कि आपका सिस्टम अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उससे थोड़ा सा डिविएट करेगा, लेकिन इट शुड कम बैक टू द इनिशियल कंडीशन, या तो इनिशियल कंडीशन पे वापस आ जाए x00 हमने कहा था, या वो किसी दूसरे नए ऑपरेटिंग पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए, जिसको आप कह सकते हैं x01, ठीक है, आफ्टर सम काइंड ऑफ अ फिजिकल डिस्टर्बेंस. सो with the most, not all, I will repeat, not all, with the most system variables bounded, so that the practically the entire system is intact. The main thing is कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इंटैक्ट रहे. इसका मतलब है कि सम पोर्शन वी सेट के G1, G2, G3, G4, अगर ये 4 जनरेटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं आपके पास किसी बस बार के साथ, ठीक है, 230 kV का कोई ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम. इफ सम डिस्टर्बेंसेस अगर, हो सकता है कि ये G1 जो है आपका ये अनस्टेबल हो जाए, तो विथ थ्रू सम मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, हो सकता है आप इसको आइसोलेट कर दें और बाकी सारा सिस्टम जो है वो आपके पास स्टेबल हो और इंटैक्ट भी रहे, चलता रहे, ठीक है. सो इसीलिए यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज हुआ है, दिस इज अबाउट द मोस्ट system variables, not all system variables. So we are giving, for example, if x1 is representing the states of G1 generator, x2 जो है वो G2 का है, x3 G4 3 का है, x4 G4 का है, तो हो सकता है कि ये आपके पास अनस्टेबल हो जाए x1 और बाकी जो है आपके पास स्टेबल हो, ठीक है. सो मोस्ट मतलब है x2, x3, x4 आर विद इन बाउंडेड लिमिट्स, और जो अनबाउंडेड हो गया, जो बाउंड्री से आउट हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो उसको आपको सिस्टम से आपने निकाल दिया. सो दिस वाज द थिंग दैट वी डिस्कस अबाउट. और ये होता कैसे है, वी हैव टू कीप अ बैलेंस, और बैलेंस बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिकल जनरेशन और कंजम्पशन. जब इलेक्ट्रिकल जनरेशन और कंजम्पशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल जनरेशन इज बेसिकली अ मैकेनिज्म व्हिच इज नॉट प्योरली इलेक्ट्रिकल. इट मे बी हाइड्रो, it may be nuclear, it may be some other, ठीक है. और वहाँ से आपके पास it may go to some kind of a mechanical and then electro, और फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो. फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फर्दर जो है वो ट्रांसमिशन के लिए उसकी और जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वगैरह यूज हैं. सो इलेक्ट्रिकल जनरेशन को अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल, this is one special electromechanical phenomena, और दूसरा विद इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल phenomena, और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक phenomena. तो ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके हिसाब से हम चीज़ें देखेंगे जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. इनमें एक प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए. अगर बैलेंस आउट हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी आउट हो सकती है. आपका जो मैकेनिकल साइड पे अगर देखा जाए तो मैकेनिकल साइड पे यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ अ मोटर रोटेशन. तो मैकेनिकल में हो सकता है कि हम बात कर रहे हो तो वहाँ पे कोई टॉर्क हो, राइट. और जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके पास वोल्टेज, इसकी फ्रीक्वेंसी हो, और लीड और लैगिंग के आपके पास फैक्टर्स हों, जैसे जिसको हम कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ द एंगल, अभी हम इसको सिंपल कह रहे थे, एंगल बिटवीन सिंपल वोल्टेज एंड करंट फॉर एग्जांपल, जिससे आपको लीड और लैग का अंदाज़ा होता है. रोटर एंगल, स्पीड है. सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इनमें एक प्रॉपर बैलेंस मैनेज करना होगा, और हम इसको स्टडी करेंगे थ्रू सम इक्वेशंस. So we will study equations of electromechanical phenomena and electromagnetic phenomena, which is going on between these different elements. और stability का जो सादा तरीन जो definition हो सकती है stable system की, वो क्या होगी कि आपके जो voltages हैं throughout, they are properly balanced. आपकी जो frequency है, it is also properly balanced and regulated. और आपका system जो है वो 100% availability, यानी आपकी light नहीं गई है, ठीक है. सो दिस वाज द एस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की. और दिस इज द CIGRE, इस रेफरेंस को हमने डिस्कस किया था कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि
इकोनॉमिकल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड की और रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो है वो उसको कवर करती है। तो सो दिस इज़ द डेफिनेशन फ्रॉम IEEE CIGRE। ओके, इसके बाद हमने रफली से डिस्कस किया कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो है इट इज़ बेसिकली टू रीगेन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट, कोई डिस्टर्बेंस होने के बाद। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज देखेंगे वी विल कम बैक टू देम। इट इज़ द नोडल जो एंगल है आपके पास, वोल्टेज एंगल जो हैं जिसको पावर या लोड एंगल्स पे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी है और मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वोल्टेजेस, दे विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस। सो द कैटेगरी क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो बिग क्लासिफिकेशन जो की जाती है वो इन 3 कंडीशंस में करते हैं। नंबर 1 इज़ दी कि आपका जो रोटर एंगल है ये सिंक्रोनस मशीन्स का, बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं पावर सिस्टम्स की, ये सारे डिपेंड करता है आपके पास सिंक्रोनस, बेसिकली सिंक्रोनस मशीन्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दे आर जनरेटिंग, तो दे आर रनिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल। So the rotor angle stability plays a big role. Second is the frequency stability and third is the voltage stability. और चूंकि ये एक नॉन-लीनियर सिस्टम है, ओवरऑल जो पावर सिस्टम इज अ नॉन-लीनियर सिस्टम, तो नॉन-लीनियर सिस्टम्स के अंदर आपकी जो डिस्टर्बेंस है उस दो चीज़ों पे नॉन-लीनियरिटी डिपेंड करती है और इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। नंबर 1, अगर आपकी जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, और दूसरा आपके पास जो है जो डिस्टर्बेंस है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट, अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस आपके पास आ रही है, लेट्स से कि इफ द एम्पलीट्यूड इज लेस देन लेट्स से 1 यूनिट, तो आपका रिस्पांस डिफरेंट होगा। और अगर एम्पलीट्यूड डिस्टर्बेंस का जो है वो इट्स लार्जर देन लेट्स से 1, तो उसका रिस्पांस अलग होगा। सो द सॉल्यूशंस फॉर द स्मॉल disturbances or solution for the large disturbances will be different, and it goes for both voltage stability के केस में भी यही है, रोटर एंगल की स्टेबिलिटी के केस में भी आपके पास ये दोनों मौजूद हैं। अच्छा, सो दिस इज अ नॉन लीनियर, हमने देखा था इनिशियल कंडीशंस और साइज पे डिपेंड करता है ये, एंड okay, so and therefore angle and voltage stability are further divided into small and large disturbances, इसको हमने डिस्कस भी किया है। एंड अच्छा, अब हम बात करते हैं, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स इज अबाउट चेंज। और हम देख ही रहे हैं कि आपके पास एक हाइड्रो है, आपके पास कोई मैकेनिकल सिस्टम भी है, आपके पास फिर इसमें इलेक्ट्रिकल भी है, इसमें मैग्नेटिक सर्किट्स भी आएंगे, ठीक है। So the dynamics from hydro to magnetic, इन सब की जो चेंज है, इस चेंज का जो 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 स्पीड ऑफ चेंज है, इट विल वेरी, आई शुड से, यानी जो डायनेमिक्स है इसको फिर हम यूं कह लेते हैं कि आपके पास कुछ इसके अंदर डायनेमिक्स हैं विच विल बी स्लो, और कुछ डायनेमिक्स इसके अंदर होंगी विच विल बी फास्ट। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा उनकी नेचर की वजह से होगा। व्हाट द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाइड्रो सिस्टम बाय नेचर जो है उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट है, मैकेनिकल सिस्टम्स की डायनेमिक्स अलग फ्रीक्वेंसी में लाई करती है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स के जो रिस्पॉन्स है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना जो है इसको हम कंसिडर करते हैं दिस इज फास्ट डायनेमिक्स, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेनोमेना जो है ये रिलेटिवली स्लो है, और जो थर्मोडायनेमिक फेनोमेना है इट इज स्लोअर देन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेनोमेना। सो अभी आप देखिएगा कि आपके पास जो डायनेमिक्स आएगी वो माइक्रो सेकंड से लेके जो है आपके पास हर्ट्स और सेकंड्स तक जो है वो वेरी करेगी। ओके, इन दैट केस हमारे पास जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इसको हम मजीद देखेंगे। अभी सिर्फ जो द पॉइंट यू शुड टेक अवे इज द टाइम जिसके ऊपर हम स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे, इट विल वेरी। अच्छा, नाउ इट कम्स टू द सिक्योरिटी, यहाँ से हमने शुरू करना था। सो सिक्योरिटी इज व्हाट? इट इज द एबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम टू सर्वाइव, plausible
contingencies without interruption to customer service. कस्टमर को कोई इशू नहीं होना चाहिए. You have to make sure कि आप disturbances आएंगी, ठीक है, disturbances will come, लेकिन उन सबको कैटर करना है. अब उसके क्या तरीके होंगे हम देखते हैं. स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को हम इंटररिलेट करते हैं. दे आर एक्चुअली कनेक्टेड. रादर सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सिक्योरिटी का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज़ द स्टेबिलिटी. यानी सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इफ़ अ सिस्टम इज सिक्योर, इसको मैं कह लो, इफ़ पावर सिस्टम इज सिक्योर, it means, it implies कि it is stable as well. ठीक है, so this is a smaller definition than that. Security is a wider term than the stability. और अब सिक्योरिटी को हम कैसे देखते हैं? सिक्योरिटी बेसिकली डिपेंड करती है 1 2 3 4 5 अराउंड 5 डेफिनेशंस हैं या 5 स्टेट्स हैं. हैव यू सीन दीज बिफोर? ये 5 स्टेट्स हमारे सामने जो आई हैं, ये किसी भी पावर सिस्टम की स्टेट हो सकती है कि इस वक्त आपका पावर सिस्टम किस स्टेट के अंदर है. ठीक है, पावर सिस्टम स्टेट्स हम कह लेते हैं इनको. फॉर एग्जांपल, नॉर्मल इज अ सिक्योर. अगर आपकी कंडीशन, स्टेबिलिटी की कंडीशन इस तरह की हो गई कि अब आप का सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, तो एमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी. जैसे कोई तूफान आ गया है, कोई और इशू अगर आ रहा है, और अगर उसके बाद कुछ और एक्शंस आपके पास हुए तो वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ चला जाएगा. एंड देन आफ्टर दैट फिर वो रेक्टिव और अलर्ट में जा सकता है. सो दीज आर, फॉर एग्जांपल, नॉर्मल से डायरेक्टली इमरजेंसी में जा सकता है, इमरजेंसी से वापस अलर्ट पे आ सकता है, और अलर्ट से वापस, सो योर सिस्टम, पावर सिस्टम मे टेक दिस राउट, और योर पावर सिस्टम मे टेक डायरेक्टली ये अलर्ट पे जाए, ठीक है, और फिर वो वापस अपनी जगह पे वापस आ सकता है. ठीक है, वी विल स्टडी दिस. और फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, इमरजेंसी के बाद इट मे गो टू ऑल द वे बैक टू द नॉर्मल कंडीशन. सो बेसिकली सिक्योरिटी जो है, इट्स नॉट ओनली इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी, बल्कि दिस टॉक्स अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द ओवरऑल पावर सिस्टम. और हम इस स्टेट को जो फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अ वेदर फॉरकास्ट आप मेजर करते हैं, इसी तरह से ये कंडीशन भी आपकी एसेस होती है. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, असेसमेंट को अभी मैं कह लेता हूं कि दिस इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. तो एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है जिसकी बेस के ऊपर हम एसेस करते हैं कि अब हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो क्या है. ओके, so the point of view of the overloads, under or over voltages, under frequencies, ये सारे के सारे aspects पे. So from a security point of view, we have another classification which is this one. अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि what does it mean normal state. So the normal state is a power system satisfies the power demand. ठीक है, एक point है कि power system जो है आपकी power demand सारे customers को दे रहा है, and all the quantities important for the power system operation assume values within their technical constraints. इस पूरी चीज को मैं ये कह सकता हूँ कि from control point of view कि all components at their set points. ठीक है, and the system is able to withstand any plausible contingency. अगर कोई छोटी मोटी आपके पास कोई इशू आता भी है तो वो आराम से उसको टैकल कर रहा है. So this is a normal state. ठीक है, ये आपके पास एक फर्स्ट स्टेट है, स्टेट नंबर 1. स्टेट नंबर, इसको नंबरिंग तो खैर नहीं देनी चाहिए, लेकिन स्टेट नंबर 1, द नॉर्मल स्टेट इज बेसिकली दिस. नाउ द सेकंड, अलर्ट स्टेट. अलर्ट स्टेट कब आएगी? स्टेट अराइजेस व्हेन सम क्वांटिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द पावर सिस्टम ऑपरेशन, जैसे कोई लाइन करंट है या वोल्टेजेस हैं. इज देयर अ क्वेश्चन हियर? कोई सवाल तो नहीं है? ओके, सो अलर्ट स्टेट जो है, इसमें हमारे पास
अगर कोई लाइन वोल्टेज या करंट जो है टेक्निकल कंस्ट्रेंट से आउट हो रहे हैं ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड राइज इन द डिमांड, जैसे अचानक आपके पास डिमांड बढ़ गई है या कोई और प्रॉब्लम आई है, लेकिन स्टिल पावर सिस्टम जो है वो इट इज स्टिल इंटैक्ट। सो इन इन अलर्ट केस के अंदर प्रॉब्लम्स आपके पास आ गई कुछ, लेकिन स्टिल सिस्टम भी इंटैक्ट है और आपके पास कस्टमर्स को सप्लाईज भी प्रॉपर्ली जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड एन अलर्ट। लेकिन in that case, in that state, a further increase in demand or another contingency may threaten power system operation and prevent actions must be taken. So ये वापस हम इस पॉइंट पे आते हैं। सो आप अगर इमरजेंसी सिचुएशन में दिस इज अलर्ट राइट, अलर्ट में अगर हम आते हैं तो अलर्ट में कोई और चीज तो नहीं है, बट वी आर एट देयर, यानी समझें कि वी आर एट आवर लिमिट्स इन अलर्ट। ठीक है, नियर टू लिमिट्स। तो नियर टू लिमिट्स अगर आपके पास कोई और इशू आया तो वो लिमिट्स आपके पास जो है वी में फेस अलर्ट से जो है हम हमारे पास सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो सकती है। अच्छा, अलर्ट से हम कहाँ पर जा सकते हैं? अलर्ट की वजह से आपके पास जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है। अच्छा, फिर है आपके पास इमरजेंसी स्टेट। इमरजेंसी स्टेट ऑफ द पावर सिस्टम इज इन इमरजेंसी स्टेट द पावर सिस्टम इज स्टिल इंटैक्ट और कस्टमर्स को सप्लाईज भी जा रही है, but the violation of constraints is more severe, and the emergency state usually follows the alert state when preventive actions have not been undertaken and have not been successful. आपने कोई एक्शन लिया भी है वो भी सक्सेसफुल ना हुआ था। So a power system may assume the emergency state directly from the normal state following unusually severe contingencies like multiple faults. एक के बाद दूसरा फॉल्ट अगर शुरू हो जाए तो आपके पास वो सिस्टम इमरजेंसी स्टेट में आएगा। And when a system is in emergency state, it is necessary to undertake effective corrective actions, leading first to the alert state and then to the normal. वापस हम इस पॉइंट पे आए तो let me clear this again. तो इमरजेंसी में आने के बाद आप डायरेक्टली नॉर्मल स्टेट में नहीं जाते, बल्कि आप यहाँ पर जो एक्शन लेते हैं उसके बाद आपकी स्टेट जो है वो अलर्ट पे आएगी एंड देन यू विल गो बैक टू द नॉर्मल। ओके, अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास स्टेट है, let me clear this all. अब ये एक्सट्रीम स्टेट, एक्सट्रीमिस्ट स्टेट from the emergency state if no corrective actions have been undertaken and the system is already not intact. सिस्टम अब इंटैक्ट आपका नहीं है ड्यू टू अ रिडक्शन ऑफ पावर सप्लाई और व्हाटएवर इज हैपनिंग। यहाँ पे अब आपके पास जो है लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और व्हेन द जनरेटर्स मे बी ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनस लॉक। अच्छा, ये इन सब चीज़ों का हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास ओवरऑल सिस्टम जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब आपके पास सिस्टम इंटैक्ट नहीं है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लोड शेडिंग अगर हो गई है, जनरेटर्स आपके पास आउट हो गए हैं। सो द एक्सट्रीम वेरिएंट ऑफ दैट स्टेट इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्लैकआउट। तो इसके बाद हम समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम जो ब्लैकआउट होता है उस वक्त आपके पास सिस्टम जो है वो इस स्टेट में है, राइट। नाउ द फाइनल इज to return a power system from an extremist state to an alert or normal state, retroactive state is necessary in which power system operators perform control actions. अब यहाँ पे आपके पास एक तो रेगुलेटरी कंट्रोल एक्शंस आपके पास पहले थे, ये रिस्टोरेशन है, ये अब आप रिस्टोर करेंगे, रिस्टोरिंग सॉर्ट ऑफ कंट्रोल एक्शन होंगे। कंट्रोल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें अप्लाई होगा, कंट्रोल बाकी हर स्टेट के अंदर। पावर सिस्टम इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल, ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर आपके पास जो है कुछ रिस्टोरेटिव कंट्रोल एक्शंस लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिकनेक्ट all the facilities and restore all the system loads. ठीक है, so this is the other thing. So this is a kind of security. Again coming back here, इसको ज़हन में रखें कि हमारे पास ये तकरीबन 6 different security की conditions हैं which apply to the system. ठीक है, overall power system की
यहाँ तक कोई सवाल इस कमिंग बैक टू दिस? यहाँ पे आई विल टेक पॉज। कोई सवाल है यहाँ पे, कोई डिस्कशन करना है किसी को, काइंडली मुझे बताइए। इट्स क्लियर? हो सकता है आपने, कुछ लोगों ने इसको पहले भी देखा हो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हो। एनी कमेंट ऑन इट? सर ये इन एक्सट्रीमिस्ट मोड से रिस्टोरेटिव में जो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दें कि ये कैसा, ये कौन सी स्टेट होगी? यहाँ से जी जी, इन एक्सट्रीमिस्ट से रिस्टोरेटिव। ये आपकी विदाउट कंट्रोल है, विद विदाउट कंट्रोल एक्शन। जब आप एक्सट्रीम्स के तो ये तो बिल्कुल वही है कि ब्लैक आउट हो गया, लोड शेडिंग हो गई है। तो जब ब्लैक आउट हो गया या जनरेटर जो है वो आपके पास जो है वो आउट ऑफ सिंक्रोनस हो गया, वो सिस्टम से आउट हो गया, नाउ यू विल स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस। तो जैसे ही आप कंट्रोल एक्शंस लेना शुरू करते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग द फर्स्ट कंट्रोल एक्शन रिस्टोरेटिव, तो अब आपके पास एक तरह से सिस्टम आ जाता है रिस्टोरेक्टिव में। ये बेसिकली डायनेमिक्स है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो सिस्टम जो है आप कहें कि इट इज़ एग्जैक्टली नॉर्मल। इस नॉर्मल से इमरजेंसी में आते हुए देयर इज सम काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया और माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, माइक्रो सेकेंड से लेके मिली सेकेंड्स आप कह लें। किसी भी स्टेट के अंदर जो ट्रांजिशन है, किसी भी स्टेट से ट्रांजिशन जो है, इट इज़ बेसिकली ट्रांजिशन, स्टेट ट्रांजिशन है। तो बेसिकली आप जैसी जनरेटर्स को और ब्लैकआउट्स को कम करना शुरू करते हैं, जनरेटर को आप ऑन करेंगे एंड देन यू विल वेट फॉर द ट्रांजिएंट टाइम। जी, जनरेटर अपनी कैपेसिटी पे आएगा, उसके बाद आपने उसको कनेक्ट कर दिया। तो so there is no like I should say there is no discretely ये चीज़ें अलग नहीं है। ब्लॉक डायग्राम में हमको अलग अलग नज़र आ रहा है, अदरवाइज इन सब के बीच में जो फ़र्क है वो सिर्फ एक्शंस का है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी ये है यहाँ पे कि जो एक्सट्रीमिस्ट से आप रेस्टोरेटिव में जाते हैं, इस वक्त यू आर टेकिंग एक्शंस। तो ये ह्यूमन नाइट, ये हमारे एक्शंस होते हैं जो हमको इस स्टेट से दूसरी स्टेट में ला रहे होंगे। सो मे बी टर्निंग ऑन वन जनरेटर विल ग्रेजुअली ब्रिंग यू हियर। तो आप हो सकता है 10% रेस्टोरेटिव में हो, 20, 30, सर 40, सर यहाँ 100। पे एक क्वेश्चन है। जी जी। सर हम जब हमारा सिस्टम इमरजेंसी स्टेट में आया तो हमें कुछ इंडिकेशंस मिलनी थी कि हमारा सिस्टम थोड़ा एबनॉर्मलिटी की तरफ जा सकता है। तो वो जो एबनॉर्मलिटी हमारी एक्सपेक्टेड थी, तो रिस्टोरेटिव मोड में आने के बाद वो दोबारा से अकर तो नहीं होने लगेंगी, वो वैनिश हो चुकी होंगी? नहीं, आपका सिस्टम अगर आप रिस्टोरेटिव में आएंगे, नॉर्मल कंडीशन में लेके आएंगे। अगर आप देखें यहाँ से हमेशा आप नॉर्मल में नहीं जाते। इफ़ एवरीथिंग गो, जैसे आपने कहा कि लेट्स एज्यूम कि हमारे पास 4 जनरेटर्स हैं, सिंक्रोनस जनरेटर्स हैं, कनेक्टेड हैं, राइट? ये नॉर्मल ऑपरेशन में है और दे ऑल मतलब ये शट डाउन पे चलेगा, कोई इशू आया, आउट ऑफ सिंक्रोनस हो गया। तो अब आप जब रिस्टोरेट कर रहे होंगे तो आप ग्रेजुअली पहले एक जनरेटर को लेके आते हैं, दूसरे जनरेटर को ले आते हैं, और हो सकता है कि आपका सिस्टम जो है वो 2 जनरेटर्स पे लोड को ग्रेजुअली आप किसी एक एरिया को अप कर देते हैं, लेट्स से 2 जनरेटर्स के साथ। एंड देन उसके बाद आप तीसरे सिस्टम को लेके आते हैं। तो जैसे ही आप तीसरे सिस्टम को अप करते हैं, तीसरे सिस्टम की वजह से, G3 की वजह से, जो आपके अभी तक आपने 100% सारे के सारे चारों जनरेटर्स को रिकवर नहीं किया अभी। जैसे ही आप चारों जनरेटर्स को रिकवर कर लेंगे और फुल लोड पे ले जाएंगे, द सिस्टम विल गो बैक टू नॉर्मल। लेकिन लेट्स से कि अगर आपके पास जो है वो 3 जनरेटर्स ऑन हो गए और आपने लोड ट्रांसफर कर दिया है एंड यू स्टिल आर फेसिंग विद 1 जनरेटर। ठीक है, 3 जनरेटर्स ओके हैं, एक जनरेटर ओके नहीं हो रहा आपके पास, लेकिन स्टिल आपने जितनी डिमांड थी उसको फुलफिल कर दिया है। वी कैन गो, इट इज़ नॉट नॉर्मल, लेकिन अब हम अलर्ट कंडीशन में आ चुके हैं। तो आप यहाँ से देखें तो रिस्टोरेटिव एक्शन जब भी हम लेते हैं तो उसके बाद वी हैव अ चांस कि या तो हम 100% जो है उसको रिस्टोर कर चुके हों। सो अगर आपकी पूरी की पूरी सिस्टम की रिस्टोरेशन 100% हो गई तो इट विल बी कमिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेट, हम कहेंगे ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर हम लेट्स से कि हम रिकवर कर पाए हैं लेट्स से 75% और स्टिल 25%
इसको 85 या 95% कर लें, इट्स टू मच, और 5% स्टिल जो है आपके पास इट इज़ गिविंग सम डिफिकल्ट टाइम, मे बी वी कैन से कि आप जो है अभी अपने आप को अलर्ट स्टेट में ले जाएंगे। अच्छा, ये 95% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 95% में आपने सारे कस्टमर्स को जो डिमांड थी उनकी, उन सबको आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी है, एंड वी आर टैकलिंग द रेस्ट ऑफ द 5% मे बी। तो हो सकता है कि इसको फिर आप अलर्ट के ऊपर ले जाएं। वी विल सी केसेस के किस तरह से है। तो द सिंपल पॉइंट हेयर इज, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें वो ये है कि ये तो सारे के सारे देयर वाज अ डिस्टर्बेंस, आपने कोई कंट्रोल एक्शन नहीं लिया, डिस्टर्बेंस हुई और आप इमरजेंसी में आ गए, और आपने कोई कंट्रोल एक्शन नहीं लिया तो आप वो इमरजेंसी से नो कंट्रोल एक्शन, डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पे अगर 10% थी लोड कह लें, तो डिस्टर्बेंस यहाँ पे अगर आपकी 20%, स्टिल नो बडी इज टेकिंग एनी एक्शन, तो आपके पास हो सकता है ब्लॉक आउट हो जाए और आपके पास सिस्टम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट में चला जाए। नाउ दिस इज अ पैसिव सिस्टम। अब यहाँ से अब आप कंट्रोल एक्शंस, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द कंट्रोल, तो जैसे ही हम कंट्रोल लेते हैं तो ग्रेजुअली लेट्स से कि अगर हमारे पास यहाँ पर आई विल टेक, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, तो लेट्स से कि अगर आपके पास 50% जो है इट इज ब्लैक आउट, ब्लैकआउट अगर आपके पास 50% हो गया है और कंट्रोल आप लेते हैं, एंड देन ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग, यू रिकवर लेट्स से 60% अप कर दिया आपने, और यानी कि अब आपके पास जो रिमेनिंग है ब्लैकआउट है वो हो जाएगा 40% ब्लैकआउट। फिर थोड़ी देर के बाद आपने मजीद एक्शंस लिए, अब जो आपके पास है 60% से वो होके 80% पे जा सकता है, और आपके पास जो ब्लैकआउट है इट विल रिमेन 20% जो है वो, लेट्स से मैं इसको डाउन कह देता हूँ सिस्टम। तो यू आर टेकिंग एक्शंस, तो रेस्टोरेटिव जो है दिस इज ऑल अबाउट द एक्शंस, ठीक है। सो द कॉजेज आर हियर, और उनके इफेक्ट जो है आपके पास ये कंडीशंस हैं, जो सबसे खतरनाक कंडीशंस है वो ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है जिसको हम मतलब यूं समझें कि इसमें हमारे पास जो है कंट्रोल नहीं है, चीज़ें आउट हो रही हैं, और ये रिस्टोरेटिव है वो चीज़ है कि जिसमें वी आर मेकिंग सम एक्शंस, ठीक है जी। उमर साहब आपका कोई सवाल था? जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट से अलर्ट पे कब जाएगा? एक्सट्रीमिस्ट से अलर्ट पे आपके पास, जैसे अभी हमने कहा था कि अगर आप 100% रिकवर कर लेते हैं समटाइम्स, और एवरीथिंग गोज बैक, तो हो सकता है कि आप आपका सिस्टम डायरेक्टली अलर्ट के ऊपर वापस चला जाए। वी विल सी इन केसेस, मैं जो ब्लैकआउट्स हुए हैं उन केसेस को डिस्कस करूंगा, अभी एक आगे जाके आएगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ 2006 के अंदर जो पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था उसमें हम किस किस कंडीशन में गए थे। सो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली दे रिजेंबल, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है इसमें, हम केस टू केस जो है ना हम उसको देख सकते हैं। सो मेरा ख्याल से दैट विल बी गुड कि जब हम केस स्टडीज करें तो उस वक्त हम मैप करें कि आपके पास सिस्टम जो है कितने % रिकवर हुआ है और किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जो है, अब देखें थोड़ा सा बैक चला गया, सिक्योरिटी इज स्टेबिलिटी बैक पे चला गया और सिक्योरिटी इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट इशू हियर। अच्छा, मैं 3 मिनट रह गए हैं तो सिक्योरिटी के आखिर में ओके मैं क्विकली ये पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर हम अभी क्या टाइम है हमारे पास, है अगला लेक्चर का भी टाइम, राइट, फिर हम दोबारा से ज्वाइन बैक करते हैं। ओके सो अच्छा, सिक्योरिटी की कंडीशंस हैं, यानी इन विच कंडीशन आई एम हियर। अगर कोई और सवाल है तो मैं वो ले लूँ, फिर उसके बाद सिक्योरिटी असेसमेंट को हम 5 मिनट बाद शुरू करें दोबारा। कोई और सवाल है इसके हवाले से? सर बस सवाल एक यही था कि ये जो आपने भी ब्लॉक डायग्राम दिखाया था नॉर्मल और अलर्ट, और उसमें बस जो सिस्टम ने एक्शन लेने, यानी ऑटोमेशन भी है इसके अंदर और ह्यूमन
करेक्टिव एक्शन भी इसी ब्लॉक डायग्राम में, दोनों चीज़ें इसमें ही मौजूद हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पर यूँ समझे कि दिस इज़ ऑल ऑटोमेटिक, ये 100% हम इसको कह सकते हैं 100% ऑटो पे है, लेट्स से विद माइनर मैनुअल। और यहाँ पर जो है आपके पास जो मैनुअल है इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से 100%, क्योंकि जब आप जनरेटर को चलाते हैं तो वो अपने आप को एक ऑटो, उसमें ऑटो मैकेनिज्म भी है, लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स कि उसको जब आप कपल करते हैं तो वो समटाइम्स यू डू इट ऑटोमेटिकली, समटाइम्स कोई बेसिकली तो जो ऑपरेटर्स होते हैं दे एक्चुअली मेक द की डिसीजन। तो मैनुअल ऑपरेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। आई शुड से कि मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन लेट्स से कि 60% आपका मैनुअल प्लस ऑटो, ठीक है, ये दोनों मिल के जो है आपके सिस्टम को रिट्रीव कर रहे होंगे, राइट। और जहाँ तक बात है अलर्ट की और एक्सट्रीमिस्ट की और इमरजेंसी की, ये बेसिकली इंडिकेशन है, दे एक्चुअली इंडिकेशंस ऑफ समथिंग रॉन्ग। और ये ऑफ कोर्स असेसमेंट के हवाले से ही होती हैं। सिस्टम में कंटिन्यूसली आपका स्कैडा सिस्टम पहले यूज़ होता था, लेकिन स्कैडा के में प्रॉब्लम ये आई है कि इट इज़ लिटिल स्लो। तो अब जो है उसके PMUs जो हैं हमारे पास, आई शुड मेंशन हियर, मैंने शुरू में जो शो किया था राइट हियर, ये जो अब आपके PMUs हैं दे आर टेकिंग सॉर्ट ऑफ अ रियल टाइम असेसमेंट। तो ये हमें हेल्प करते हैं। इंशाल्लाह हम कुछ केस स्टडीज़ के अंदर भी देखेंगे और यहाँ पे भी। सो कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, तो PMUs जो हैं फेज़र मेजरमेंट यूनिट्स, क्योंकि फेज़र मेजरमेंट इसलिए कि वो वोल्टेज एज वेल एज उनका जो फेज़र है उसको भी देखते हैं। चलिए मेरे ख्याल से मीटिंग एंड होने वाली है, फिर मैं नई मीटिंग कॉल करता हूँ।